हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस करें होमवर्क के आंसर। ऑनलाइन बेटा गुड मॉर्निंग, और ऊपर जो क्लास में बैठे हुए उन बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। तीन तीन लोगों को गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चलिए, तो हम डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क। होमवर्क का नंबर 1, कौन सा होमवर्क का नंबर 1? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल में क्वेश्चन नंबर 4। 4 दिया था होमवर्क में। अच्छा बताइए, इसमें इसमें पूछने का क्या है? कुछ भी नहीं खास। 5 एंट्री है। पहली एंट्री आपने प्रेफरेंस शेयर को ड्यू किया होगा ₹1,00,000 से। प्रेफरेंस शेयर केवल डेबिट 1,00,000, प्रीमियम डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। बाद में आपने उस 10 की प्रीमियम के लॉस को सेट ऑफ किया होगा जनरल। वो तो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, जनरल डेबिट टू प्रीमियम ऑनरमेंशन, वो भी कर लिया होगा। उसके बाद आपने सीआरआर बनाया होगा 1,00,000 का, क्योंकि फ्रेश इशू है नहीं, तो जनरल डेबिट टू सीआरआर ₹1,00,000। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेचे 90% का कॉस्ट पर, उसमें लॉस हुआ, वो डाल दिया होगा पीएनएल में, बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और बाद में प्रेफरेंस होल्डर बैंक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बोनस शेयर की एंट्री आप नहीं कर पाए होंगे। तो ये था होमवर्क में। एक और कौन सा था? होमवर्क में एक ही था, और एक क्या आपने कही थी? एक ही था क्या होमवर्क में? अच्छा अच्छा, हमने ये वाला कर लिया ना, फिफ्थ। फिफ्थ वाला हमने कल कर लिया। 6 भी हो गया। हाँ, 6 नहीं हुआ ना? 6 हम डिस्कस कर लेते हैं, शायद आप सॉल्व कर ले। शायद 6 करवाने की जरूरत ना पड़े। देखा आप लोगों ने? इजी है, पढ़ लेते हैं। आप कहेंगे कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ऑनलाइन और ऊपर जो क्लास में बैठे बच्चे हैं उनको भी। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ रिडीमेबल लिमिटेड। रिडीमेबल लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। बैंक 90,000, अदर असेट 8,10,000, पेड अप कैपिटल इक्विटी 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच 5,00,000, और 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच ₹1,00,000। कॉल्सिनेटर उस पर 1,000 की है। 1,000 की ये ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 रुपीज के हैं। 1,000 उसमें से 1,000 रुपए की कॉल्सिनेटर है। पर शेयर कॉल्सिनेरियर 20 है। तो क्या हुआ? 1,000 की कॉल्सिन अरियर, ₹50,000 की 1,000 की कॉल्सिन एरियर ₹20 पर शेयर से। बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर पर कॉल नहीं मिली? 50 शेयर। यस प्रतीक्षा, उसमें 50 शेयर पार्टली पेड है, मतलब 950 फुली पेड है, तो हम 950 को रिडीम कर पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो 50 शेयर्स आर, अच्छा लिखा भी तो है, ऑन 50 शेयर ₹20 पर लिखा है। कल वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, यहाँ तो लिखा है 50 शेयर पर पार्टली पेड है। ठीक है, पेमेंट नहीं करेंगे का। जनरल रिजर्व है, डेवलपमेंट रिजर्व, ये ऐसे रिजर्व फ्रीजर नहीं होते, जनरल रिजर्व फ्री है। इधर द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन द फॉलोइंग बेसिस। Further, 4,500 equity share were issued at a premium of 10%. ये फ्रेश इशू आ गया। 4,500 शेयर, और एक शेयर है ₹10 वाला, और 45,000 की होगी। 45,000 की होगी प्रोसीड ऑफ कैपिटल, यानी 45 शेयर का रिडम्पशन तो आउट ऑफ फ्रेश इशू हो जाएगा। हाँ, ये 4500 शेयर प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं ₹10 की, 10% की प्रीमियम पर। ₹1 की प्रीमियम मिलेगी पर शेयर, तो हमें 4500 शेयर पर ₹1 से 4,500 की सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगी। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है एज पर सेक्शन 52, इसके यूजेज रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, इधर
of the 50 preference share holder of the 50 preference share comma holder for 40 shares paid the full call money before the due date of redemption. 40 लोगों ने कॉल मनी पे कर दी, 20 रुपए से 40 शेयर पर 20 रुपीज से 800 रुपीज मिल गया, कॉल इन एरियर का, तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर. उसके बाद द बैलेंस 10 शेयर्स फॉर forfeited एंड रीइश्यूड फॉर ए टोटल सम ऑफ 100. यहाँ पर वो 10 शेयर उन्होंने क्या करे, फोरफिट कर लिए और उसके बाद इमीडिएटली किसी और को रीइश्यू भी कर दिए 500 रुपए पर. तो एक एंट्री कर देंगे फोरफिचर की, फिर एंट्री कर देंगे रीइश्यू की, बस. अब रीइश्यू हो गया, बच्चे हुए 10 शेयर फोरफिट करके रीइश्यू हो गए, तो ये भी रीइश्यू हो गए, ये भी रीइश्यू हो गए फुली पेड अप. तो अब कितने फुली पेड अप हो गए, प्रतीक्षा का आंसर सही है. कितने शेयर आप फुल पेड हो गए हैं जो रिडम्पशन के लिए ड्यू हैं. ऑनलाइन में एक ही जवाब सही है प्रतीक्षा का, उसके अलावा अभी हाँ इसने हाँ सारे 1000, यस 1000 पूरे. पहले कितने थे 950, 40 फिट से कॉल मनी मिल गई थी तो हो गए 990. 10 वाले फोरफिट करके रीइश्यू कर दिए. रीइश्यू करने का मतलब क्या होता है, वो वापस से मैदान में आ गए या कैंसिल हो गए. इधर बटाई बेटा 10 शेयर को फोरफिट किया तो उससे शेयर कैंसिल करके फोरफिट करके उसको फिर रीइश्यू कर दिया, तो वो अब रहे या ना रहे, मार्केट में आ गए या कैंसिल हो गए. तो अब ये फुली बेडअप है या पार्टली बेडअप, तो फिर पहले फुली बेडअप कितने हो गए 250 पहले से थे, 40 से कॉल मिल गई, ये हो गए 990. 990 के बाद बचे 10 को भी हमने फोरफिट करके रीइश्यू कर दिया. रीइश्यू कर दिया मतलब उससे मनी मिल गई या नहीं मिली, मिल गई ना, तो फिर तो पूरे 1000 हो गए. अभी भी बच्चे 990 बोल रहे कुछ. तो उस केस में 100% सारे 1000 शेयर अब ड्यू फॉर रिडम्पशन है. अब क्वेश्चन कहा है तो करना पड़ेगा. रीइश्यू हो गए, ये तो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले को तो हम पकड़ नहीं सकते कि उसने गलत क्यों बनाया हो, तो फॉलो करना पड़ेगा. 10 शेयर फोरफिट कर लिए तो कुछ नहीं लिखा हो तो तुम क्या मानते 990, और वो भी रीइश्यू हो गए कितना रुपए लेकर 500 रुपए लेकर रीइश्यू हो गए. तो फुली बेड हो गए या पार्टली बेड है, वो फुली बेड हो गए. तो अब तो क्या करेंगे उनको फिर. अच्छा आप भी बताओ, आपका क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, 10 शेयर रीइश्यू हो गए प्रेफरेंस शेयर, 10 शेयर रीइश्यू हो गए प्रेफरेंस शेयर, ये 10% वाले, इसको हम रिडीम नहीं करेंगे, बनाए रखेंगे 990 रिडीम करके 10 को छोड़ देंगे, मतलब 10 को रिडीम नहीं करेंगे अपन. आपका क्या कहना है, 10 शेयर को हम रिडीम करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, मतलब 10 शेयर पर जो 10 रुपए वाले हैं 100 रुपए पर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देती रहेगी, इनका रिडीम कब करेगी फिर, आप बताओ ना, कुछ जवाब हो तो बताओ कि 10 शेयर को कंपनी क्या करेगी. इनका क्वेश्चन की 10 की होगी नहीं, आपका क्वेश्चन लगे कि 1000 की एक साथ होगी या क्या होगी, पर इनका क्वेश्चन की 10 की रिडम्पशन होगी नहीं, तो 10 का रिडम्पशन क्यों नहीं होगा मुझे बताओ ना आप. फोरफिट कर लिया, रीइश्यू कर दिया, नहीं तो इसमें तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, ये मुझे प्रॉब्लम बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है. ये तो क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आप भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं कि हाँ पहले फोरफिट किया फिर रीइश्यू किया, रीइश्यू करने के बाद क्या हुआ, वो शेयर बन गया या नहीं बन गया, अब क्या करना उसका, आप ही बताओ, आगे करें क्या उसका, आप जवाब दो ना. इसको रहने दें या रिडम्पशन करें, हाँ 10 शेयर को रहने दें, फ्यूचर में रिडम्पशन करेंगे, ये नई वेराइटी है, जिसको रहने दें, इस पर 100 रुपए की प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहे और उसको 4-5 साल बाद रिडम्पशन करेंगे, फिर क्या करेंगे आप ये बताओ ना. दो में से एक रास्ता तो बताना पड़ेगा आपको, आगे सोच क्या रहे हो आप लोग, तब तो मैं आगे बढ़ पाऊं, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. क्या माने, करेंगे रिडम्पशन तो हो जाएगा, पूरे 1000 का रिडम्पशन हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, जब वो भी फुली पेड अप हो चुका है.
प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम, अब ये कहाँ लिखा है? प्रेफरेंस रिडीम कर दिए, कहाँ लिखा है कि एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर। यह भी क्लियर है कि सभी हो गए। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ ये खास है, खास है। सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब सेक्शन 133 इस पर एप्लीकेबल। तो इसको हमें, मतलब ये पहला क्वेश्चन होगा जहां पर हमें ये मानने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इस पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल नहीं है। तो आपकी जो पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम यदि है, ये नई वाली जो प्रीमियम आई है ना 4,500, उससे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। 133 एप्लीकेबल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम 4500 का प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से हमारा जो प्रीमियम का लॉस है 10,000, वो सेट ऑफ कर लेंगे। तो 10,000 का प्रीमियम कितनी है? 10%, मतलब 10,000, और लॉस कितना है? 10,000, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है? 4,500। बचाओ 5500 का लॉस जो बच जाएगा उसको हम प्रॉफिट है जनरल सेट ऑफ कर लेंगे 5500 को। तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 4,500, जनरल से डेबिट 5,500, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, वो तो हो ही जाएगा। हाँ बोलिए, डाउट? एक साथ ही करेंगे ना, क्योंकि ये सारी फॉर्मेलिटी कब हो गई? ये सारी फोरफीचर करना, रीशो करना, ये सारी एंट्री रिडम्पशन की ड्यू डेट के बाद हुई या पहले हो गई? बस, तो फुली बेटा पहले हो गया या बाद में हो गए? तो फिर आप बताओ, ड्यू की और पेमेंट की एंट्री किसके लिए होगी? इकट्ठी या अलग अलग? इकट्ठी होगी। शो जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू कैश एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको ये बैलेंस शीट रीड्राफ्ट भी करनी है। कर लें इस क्वेश्चन को? चलो कर लेते हैं। बोलिए क्या डाउट है आपका? अकेले कैश क्रेडिट पूछिए है, इंक्लूडिंग कैश बोलिए। ऊपर क्लास में डिस्टर्बेंस बहुत है, किसी स्टाफ को भेज देता हूं मैं। यस, तो चलिए मैं एंट्री स्टार्ट करता हूं। इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं पहले।
चलिए, नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR, amount to be transferred to CRR. इसके वर्किंग नोट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम ₹1 लाख, पहले 950 फुली पेड थे, बाद में 40 भी फुली पेड हो गए और बाद में 10 को भी रीइश्यू कर दिया गया, करके पूरे 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ड्यू फॉर रिडम्पशन। इसमें से लेस क्या लिखूं? लेस प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, फ्रेश इश्यू मतलब रिडम्पशन आउट ऑफ, यदि मैं इसको लिखूं ना बेटा, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, लेकिन इसमें लॉ की लैंग्वेज क्या है? प्रोसीड ऑफ। जब हम सेक्शन 55 का इंतजाम कर रहे होते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा प्रोसीड, हमने 4500 शेयर इश्यू किए हैं 4511 रुपीज पर 11 रुपीज प्रोसीड है, लेकिन प्रोसीड ऑफ कैपिटल तो सिर्फ 10 रुपीज ना, तो 4500 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, तो 45,000 ही प्रोसीड ऑफ कैपिटल, तो सीआरआर बनेगा 55 का। बस ट्रांसफर टू सीआरआर 55, ये है रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ये है रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ये रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व के पास एक वर्किंग नोट की जरूरत है, हटाऊं इसको, एक ही वर्किंग नोट की जरूरत है, हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं जनरल एंट्री। पर क्वेश्चन ने क्या कहा? जनरल एंट्री पास कीजिए इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जनरल एंट्री पास कीजिए इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। आप 12th बड़े अच्छे नंबर से पास होकर अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हो और उसके बाद आपने फाउंडेशन भी पास किया है, इसका मतलब क्या है? मतलब आपको कैश की एंट्री भी पास करनी है। ये क्यों लिखा क्वेश्चन बनाने वाले ने? बोलो। नहीं, वो सारी एंट्री, हाँ टोटल एंट्री पास करनी है, के इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। पास जनरल एंट्रीज, बोली बेटा। वेरी गुड, ये सही रिप्लाई है ना कि आप जो बोल रहे हैं? जनरल एंट्री होती है उन ट्रांजैक्शन की जो जनरल प्रॉपर में आते हैं। कैश बुक में जो आता है उसकी जनरल एंट्री नहीं होती, वो सिर्फ कैश बुक में प्राइमरी रिकॉर्ड में लिख लिए जाते हैं। ये बेसिक पता है कि नहीं पता है आपको? ये बेसिक मेरे इंटरमीडिएट का नहीं है, ये बेसिक 11th का है, 11th क्लास का, नॉट कॉल्ड इंटरमीडिएट। आप ये मुझसे उम्मीद मत करना कि सर मैं क्या बता रहा हूं, मैं तो आपको बस बता रहा हूं कि हाँ शायद आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो फिर ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर लिखा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्रीज। नंबर 1, पहले एंट्री होगी, हाँ अनविक सही बोल रहा है, जनरल प्रॉपर। बेसिक शायद आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करें? ड्यू करने के पहले, ड्यू पहले करेंगे या पहले वो कॉल इन अरियर मंगाएंगे, रीइश्यू करेंगे, सब एंट्री होने के बाद लास्ट में ड्यू करेंगे पूरे शेयर। तो सबसे पहले हमें कॉल मनी मिली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, ये मिला है हमें 40 शेयर पर 20 रुपीज से ₹800, 2 कॉल्स इन अरियर।
हमें 800 रुपीज मिल गया कॉल्स इन एरियर वाला। बैंक टू कॉल्स इन एरियर, क्या नरेशन लिखूं? ठीक है, थैंक यू, क्या आपने मुझे कोऑपरेट किया नरेशन लिखने का कहकर। ये हमने बिंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, ये मिल गया। अब ये फुली पेड हो गए, 40 शेयर भी फुली पेड हो गए, 990 तो फुली पेड हो गए। अब 10 वाला पैसा देखो तैयार ही नहीं है, उसको फोरफिट कर लो। उसका नाम क्या है प्रेफरेंस शेयर केबल का? 10% प्रेफरेंशियल केबल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। 10 शेयर पर 10 रुपए से 100 रुपए डेबिट कर दो। ये हमने प्रेफरेंस शेयर जो इशू की गई थी वो कैंसिल कर दो। 2, इसका जो कॉल्स इन एरियर चल रहा था, हाँ ये तो सही है ना जो लिखा है वो, तो मैंने कहा जा लिखा है 100 रुपीज शेयर है क्या? अच्छा ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर 10 शेयर पर 20 रुपीज, 200 रुपया ना मिला है ना मिलेगा, उसका अकाउंट कैंसिल करो। 2 शेयर फोर फीचर, बेटा 10 शेयर पर 80 मिल चुका था और 20 नहीं मिला था, जो मिल गया वो फोरफिट कर लो, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कैंसिल कर दो। ये हमने शेयर फोरफिट कर लिया, जिसको रीइशू किया था उससे तो लेना कैंसिल कर दिया, लेकिन हमने यही अभी 800 रुपए कहां डाला, फोर फीचर में या कैपिटल रिजर्व में? फोर फीचर में, क्योंकि ये रीइशू कर रहे हैं। कल वाले क्वेश्चन में उन्होंने रीइशू नहीं किया था। अब बैंक डेबिट 500 रुपीज, 500 रुपए लेकर रीइशू कर दिया ना है, 10 शेयर पर 50 रुपए लेकर रीइशू कर दिया। शेयर फोर फीचर से कितना लिया हूं? 500 लिया हूं फोर फीचर से, क्योंकि शेयर 1000 का है। ये मुझे एंट्री क्यों करवानी पड़ी? क्योंकि आपका 11 12 का बेसिक वीक है, नहीं तो मुझे ये इशू फोर फीचर की एंट्री करने की जरूरत थी। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आप क्यों करवा रहे मुझसे क्वेश्चन? क्योंकि आपको इन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये रीइशू और फोर फीचर पर। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई विधम वाली बात नहीं थी। सही बोल रहा हूं मैं? मतलब हमें जो तकलीफ दे रहा है ना, वो 11 12 का नॉलेज तकलीफ ज्यादा दे रहा है, क्योंकि आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं कि आप ये एंट्री कर पाओ। कोई बात नहीं। अब जो फोर फीचर में 300 बच गया, 800 क्रेडिट, 500 का लॉस, हमने 1000 रुपीज का शेयर 500 में इशू कर दिया। जो 500 का लॉस हुआ, वो लॉस को हमने उस फोर फीचर वाले प्रॉफिट से एडजस्ट कर लिया। अभी भी फोर फीचर में 300 बच गया, तो शेयर फोर फीचर डेबिट ₹300 टू कैपिटल रिजर्व 300। इस प्रॉफिट को हमने कंफर्म प्रॉफिट मानते हुए डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। ये एंट्री से पहले होगी। अब जब सारा मामला खत्म हो गया, अब तो सारे शेयर फुली पेड हो गए, अब तो पूरे 1000 के 1000 फुली पेड हो गए। तो अब हम 10% की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे। फ्रेश इशू भी ले आएंगे ना। अभी हम पेमेंट कहां कर रहे हैं? अभी तो हमने सिर्फ ड्यू किया है। कितना? 1000 शेयर पर 10 रुपए से ₹1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 100, 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख 10,000। ये हमने ड्यू कर दिया। यस बेटा। अब फ्रेश इशू ले आओ। बैंक अकाउंट डेबिट 4500 शेयर पर 10 रुपए से 45 का फ्रेश इशू आ गया। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 40 हमें अमाउंट मिला है 14,511 रुपीज से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4500। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, स्पीड से कर रहा हूं, ताकि अच्छे बच्चों का टाइम बच जाए। अब क्या किया जाए? फ्रेश इशू आ गया। ये जो प्रीमियम का लॉस हमने इधर डेबिट किया था, ये प्रीमियम का लॉस, ये लॉस जो डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर कर टू प्रीमियम ऑन रन के लॉस को क्रेडिट करो।
टू प्रीमियम ऑन रन का लॉस जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करो और इसको एडजस्ट करो सिक्योरिटी प्रीमियम 4,500 से, और जो कम पड़ गया, क्वेश्चन ने खुद ने कहा था कि आप प्रीमियम यूज कर सकते हो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, धड़ल्ले से करेंगे। 5500 ले लेंगे जनरल रिजर्व से बैलेंसिंग फिगर। ये हमने प्रीमियम का लॉस सेट अप कर लिया पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन, और बचाओ 5500 फ्रॉम जनरल रिजर्व फ्रॉम फ्री रिजर्व। सीआरआर, क्या हमारे पास सीआरआर बनाने के लिए 55,000 का जनरल रिजर्व अवेलेबल है? जनरल रिजर्व में कितना अवेलेबल है? 55,000 टू सीआरआर 50, और ये हमने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 से। वर्किंग नोट नंबर 1 में यहां लिख देता हूं 55 कैसे बना, सीआरआर हमने निकाल के बता दिया बस। और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 1,10,000 टू बैंक 110। खत्म। ठीक है। अब उन्होंने पूछी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी आप मुझसे बनवाओगे 100%, मुझे पता है बैलेंस शीट बनवाओगे। बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है, एजेड जो भी है, मैं स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर देता हूं ताकि अच्छे बच्चों का टाइम बच जाए। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हेडिंग है। बेरहम बच्चों को कोई रहम नहीं आता टीचर पर कि सर ये तो हम कर लेंगे, पर क्या करूं, करवाना पड़ रहा है। अभी भी बोल दो, शेयर होल्डर फंड ये सबसे पहले आता है। इसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल आती है, नोट नंबर 1 बनेगा इसका, और इसी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आता है नोट नंबर 2 बना देंगे इसका। फ्रॉम तरुण महाजन, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। तरुण महाजन सर कैसे बोल सकते हैं? सही बोल रहा हूं? बच्चों ने नाम रख लिया क्या ऐसा? हाँ, एक असीम का आ रहा है, तरुण का नाम आ रहा है कि सर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना। ये असीम सर बोल रहे, तरुण सर बोल रहे सर हम कर लेंगे। देखो सही बोल रहा हूं मैं? ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी है? पर बेटा लिख तो दो ना, नॉन करंट लायबिलिटी आती है, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसके बाद में आती है, जो कि नील करके छोड़ दो। और बेटा करंट लायबिलिटी दी है क्या? करंट लायबिलिटी दी है क्या बेटा? हाँ, अदर लायबिलिटी। बेटा ये हम उसको अदर को करंट लायबिलिटी मान लेते हैं। अच्छा बेटा, करंट लायबिलिटी में अदर लायबिलिटी में चेंजेस हुआ क्या? ना लायबिलिटी बढ़ी ना लायबिलिटी घटी, एज इट इज रही अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी लिख डालो, लिख डालो, कितनी है? 1,51,000। इसमें कोई चेंजेस हुआ है क्या बेटा? ना लायबिलिटी बढ़ी ना लायबिलिटी घटी, और जितना भी हमने ड्यू किया था पूरा पूरा पे कर दिया प्रेफरेंस शेयरों को, कुछ भी लायबिलिटी में नहीं है, तो 150 एज इट इज दिखा दो। ये टोटल आ जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड का। सर असेट, असेट हेडिंग है। सबसे पहले इसमें आती है नॉन करंट असेट, जिसको वो फिक्स्ड असेट बोला करते थे, अब नाम बदल के हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें आएगी बेटा टेंजिबल वाली, इसमें आएगी टेंजिबल वाली। क्या दी है फिक्स्ड असेट? फिक्स्ड, बस बस
तो बेटा ये तो हम फालतू, चलो ठीक है, मतलब कुछ भी दिया हुआ नहीं है, हम सबको ये सबको जोड़कर, और इधर करंट असेट, करंट असेट्स, इसमें बैंक दिया है क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देना बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, सॉरी वर्किंग नंबर 3। और बेटा ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को अदर असेट मान ले क्या? अदर असेट क्या माने फिर? करंट असेट मानूं? ठीक है, तो यहां लिख देता हूं अदर। अदर, वो अदर करंट असेट कितनी थी? 8,10,000। बेटा वो एज इट इज रहेगी ना, उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं अदर करंट असेट्स में। क्यों नहीं आ सकता? यदि ये वो इंडस्ट्री है तो सारा फिक्स्ड असेट हो सकती है, वो तो हम क्या बोले, वो तो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है कि आप ये ब्रेकअप दिखा पाओ। इधर अदर में दिखा दो, ये टोटल। हाँ, अब हमारा नोट नंबर 1 बनेगा, इसको नील मानना पड़ेगा, मतलब ये बैलेंस शीट पूरे फॉर्मेट बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पुराने जमाने का है, तभी फॉर्मेट था ही नहीं, बस बना दिया उन्होंने ऐसा। सर लाइबिलिटी बताना, वापस करंट लाइबिलिटी, ये भगवान करंट लाइबिलिटी क्या बताऊं, अदर लाइबिलिटी दी हुई है एज इट इज 8,10,000, एज इट इज लिख दी। ओ, एक नाम दिशा पाटनी का है, और वो बोल रहा है रीइश्यू वाली एंट्री एक बार फिर से बता देना, नाम ऐसा रखोगे तो ऐसे ही होगा। किस रीइश्यू की एंट्री फिर से क्यों बता दूं? मैं कह रहा हूं ना आपका, देखो ये बेसिक तकलीफ दे रहा है, रीइश्यू की एंट्री बता रहा हूं। बेटा 500 मिला बैंक में डेबिट, 500 का लॉस हुआ, फॉरफीचर में डेबिट और प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट, ये हो गई, और बचा हुआ 300 फॉरफीचर डाल दिया कैपिटल में। हाँ बेटा आगे बढ़ो। हाँ दिशा पाटनी पूछ रही थी इसलिए बता दी, ये मान लो, चल बस छोड़ते नहीं बच्चे। नोट नंबर 1, हाँ नहीं तो बिल्कुल नहीं बताता। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बेटा क्या अथॉराइज वगैरह दिए क्वेश्चन है, तो हम क्यों इतना पेन लें, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला तो है नहीं ना, जब कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे तो पेन उठाएंगे। चलो लिख के छोड़ देते हैं अथॉराइज शेयर कैपिटल, बस लिख के छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन खुद इतना कष्ट नहीं उठा रहा है। इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कैपिटल। आज कुछ गड़बड़ है क्या? सब टीचर के नाम रख रहे हैं, अनिल हाटा, दीपक मूलचंदानी। मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ सर, कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, हे भगवान। इशूड सब, अब बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी? पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 50,000। अभी अभी हमने 4,500 और इशू किए, तो 54,500 एट द रेट ऑफ ₹10 each fully paid। ये हो गया 5,45,000 की आ गई इश्यूड शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या खत्म हो गई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म, टोटल 545 ये रहेगा। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 सरप्लस। नंबर 1 कैपिटल रिजर्व कुछ है क्या? है बेटा, फोरफीचर से 300 आया था ना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये भी है क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमने बनाया था क्या? कितना बनाया था? 55,000। क्या जनरल रिजर्व था? यस। कितना था पहले? 1 लाख। इसमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितनी सेट ऑफ की? प्रीमियम 5500 सेट ऑफ की थी। और ट्रांसफर टू सीआरआर कितना किया था यहां से?
55,000। बचा कितना? 39। ये बाहर दिखा दिया। एक डेवलपमेंट रिजर्व भी है क्या? ये रिस्ट्रिक्ट रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। कितना है ये क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड था, हमने यूज नहीं किया। पीएनएल, पीएनएल नहीं है, ठीक है भाई। ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। और कुछ बचा रिजर्व सरप्लस? सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज कर ली ना बेटा। 4.5 की जो प्रीमियम आई थी वो हमने प्रीमियम के लॉस पे सेट ऑफ कर ली है, वो प्रीमियम नहीं बची। कितना आया? 1,44,800। ये क्वेश्चन कंपनी फाइनल अकाउंट का होता, तुम्हें प्रीमियम का भी डिटेल दिखाता कि इतनी प्रीमियम थी, इतनी आई, इतनी गई, वो सब दिखाना पड़ता, पर ये क्वेश्चन में चलेगा। 1,44,800 का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। बस 8,40,800। इधर भी अच्छा, इधर कैश बैंक बचा है, वर्किंग नोट 3 बचा है। वर्किंग नोट नंबर 3 कैश बैंक बिफोर रिडम्पशन कितना था? 90,000 था। इसमें 8 फ्रेश कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर से कितना आया था? 800 आया था, वो जोड़ दो। फ्रेश इशू से भी आया था क्या? फ्रेश इशू से भी आया था क्या? 49। और वो फोरफिचर से भी आया था क्या? री इशू ऑफ फोरफिटेड, री इशू से आया था 500। जरा सा भी एक चीज छूटा गलत हो जाएगा। लेस प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितना किया? 1,10,000। 30,000 ये आ गया बैंक बैलेंस क्लोजिंग। $30,800 का बैंक बैलेंस आ गया। ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मुझे देनी है इस बार तो, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ नोट करने के लिए आए हो। ऐसा नहीं बोलते सर हम कर लेंगे। ये लिखो कैश बैंक 30,800। ये हो गया 8,40,800 खत्म। ये बैलेंस शीट होगी आफ्टर रिडम्पशन। जेबरा चाचा ने कहा कि पहली बना ली थी। बढ़िया क्या था बेटा? जेबरा चाचा पहली बना ली थी, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? 7th। ये तो वही वाला है, ये तो वही वाला था ना वो जिसमें कैश अकाउंट बनाकर फ्रेश इशू निकालना था। ध्यान है वो एक क्वेश्चन जिसमें मैंने 50 रुपए वाला शेयर 60 पर इशू करके कैश अकाउंट बनाकर जब फ्रेश इशू निकालना पड़ता है, तो कैश अकाउंट बनाकर जब फ्रेश इशू निकालने का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग कैश दी रहे, तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाकर फ्रेश इशू निकालना पड़ता है, और वहां पर फिर इशू वहां पर हम डिवाइड इशू प्राइस से करते हैं। ये वही क्वेश्चन है। ये तो आपको करना चाहिए ना बेटा। ये तो आपको बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंजेस है। लैंग्वेज चेंज है, सॉरी अमाउंट चेंज है, लैंग्वेज भी वही की वही है, डिक्टो। तो ये आपका होमवर्क हो गया, गलती से डबल आ गया। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये हमारा चैप्टर खत्म। और बेटा क्लास वर्क में सारे क्वेश्चन आ गए हैं मॉड्यूल के, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है मॉड्यूल का। मॉड्यूल पूरा का पूरा आ चुका है, मतलब आपको क्लास वर्क के अलावा झांकने की जरूरत भी नहीं कहीं भी।
ठीक है, अब क्या बेटा इसमें तो मेरा कुछ बताने का था नहीं, बस क्वेश्चन करवाया जाओ करवाया जाओ करवाया जाओ, मैंने करवा दिया। तो चलिए हमारा ये चैप्टर फिनिश। कौन सा चैप्टर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बस क्या करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करने वाले हैं वो फुली पेड अप है या नहीं, ये देख लो पहले। नहीं है तो उसको फुली पेड अप किए बगैर रिडम्पशन नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है। नंबर 2, और फिर सेक्शन 55 का इंतजाम क्या है, या तो रिडम्पशन होगा आउट ऑफ फ्रेश इशू, और फ्रेश इशू का मतलब प्रोसीड ऑफ शेयर केबल से होता है, और या होगा आउट ऑफ फ्रीजर। फ्रीजर मतलब जितना रिडम्पशन आप फ्रीजर करेंगे उतना बनाना पड़ेगा सीआरआर। फ्रीजर में जनरली दो तीन होते हैं बस, जनरल रिजर्व और पीएल, बाकी तो जनरली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। प्रैक्टिकली मतलब एग्जामिनेशन में सिर्फ दो ही देते हैं, जनरल रिजर्व और पीएल का क्रेडिट बैलेंस बस। हाँ, कोई डाउट है? बोलिए। हाँ, ऑनलाइन क्लास नहीं चली थी वो? यहाँ तो कोई नहीं बोला संडे को ऑनलाइन, सारे बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं। हाँ, इतने क्वेश्चन बहुत है बेटा, बहुत क्लास में बहुत है बेटा। ऑनलाइन में किसी को भी इश्यू नहीं है? देख लेना बेटा उसको, है ना। चैप्टर सिंपल है, यस। इश्यू ऑफ बोनस शेयर आपका बचा है ना अभी तो? हाँ, तो वो हम स्टार्ट करते हैं ना इश्यू ऑफ बोनस शेयर अभी से। हाँ, इश्यू ऑफ बोनस शेयर अब बचा है, वो हम अब कर लेते हैं। तो चलिए आज बेसिक पढ़ लेते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर का। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ बोनस एक चैप्टर है, तो कई बार वो मर्ज करके, जैसे इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर है, इस पर अलग से क्वेश्चन आता है, और कई बार रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ही वो इश्यू ऑफ बोनस शेयर डाल देते हैं। बहुत ही इजी सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि अलग से क्वेश्चन आ सकता है, आता है। ठीक है, अब बताइए क्या आपने इनकम टैक्स में, अच्छा देखिए, डिविडेंड टैक्स पढ़ा है क्या? खैर अब तो शायद वो भी चेंज हो गया है, पर चलिए अब देखिए, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनके घर तक कैसे पहुंचाती है। जैसे बेटा प्रोप्राइटरी में क्या होता है, प्रोप्राइटर को प्रॉफिट हुआ, विड्रॉ कर लिया, जब चाहे तो विड्रॉ कर लिया। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और बाद में पार्टनर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में यदि प्रॉफिट पहुंचाना है शेयर होल्डर के घर, तो उसके लिए उन्हें डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड का चेक इशू करना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है यदि प्रॉफिट पहुंचाना है इक्विटी शेयर होल्डर के घर पे तो। लेकिन देखा क्या होता है बेटा, हम बोनस का पूरा बैकग्राउंड से चल रहे हैं, मतलब सीधी एंट्री नहीं बता रहा हूं। मतलब कई बार तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है बेसिक बताने में, लॉजिक बताने में, बजाय कि 2 एंट्री में चैप्टर खत्म हो जाता है। 2 एंट्री में चैप्टर खत्म, कभी कभी 3 एंट्री बस। तो इतना इजी चैप्टर है, 2 या 3 एंट्री में चैप्टर खत्म होता है, लेकिन उसका बेसिक बताने में टाइम लगेगा। हम शुरुआत कर रहे हैं बोनस क्यों इशू किया जाता है, बोनस की जरूरत क्या है, वजह क्या है। तो देखिए, यदि कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर के घर तक पहुंचाना चाहती है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से
कंपनी की लिक्विडिटी इफेक्ट होती है, कंपनी के पास जो कैश है वो कम हो जाती है। डेफिनेटली प्रॉफिट जब ऑनर घर ले जाएगा तो कंपनी में कैश कम बचेगी। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए एक तरीका है, देखिए बेटा। और उसके अलावा अब सोचिए, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और आप चाहते हैं ग्रोथ, आप चाहते हैं एक्सपांशन, तो आप अपने प्रॉफिट को घर ले जाना चाहेंगे। मैं कंपनी में 2 मिनट के लिए बन जाता हूं डायरेक्टर। आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, मैं हूं कंपनी का डायरेक्टर। मैं आपसे पूछता हूं, आप इस प्रॉफिट को घर ले जाना चाहते हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड? आप चाहेंगे कि सर हमारे प्रॉफिट हमें घर पहुंचा दो, तो मैं आपको डिविडेंड डिक्लेयर करवाकर डिविडेंड के चेक आपको बनवा दूंगा, प्रॉफिट आपके घर पहुंच जाएगा, जिसके बाद जितने शेयर्स उतना प्रॉफिट आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि आप बोलते कि नहीं सर हमें तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, ये 1000, 2000, 5000, 10,000 का प्रॉफिट। आप लाखों शेयर होल्डर हैं, पब्लिक कंपनी में लाखों शेयर होल्डर होते हैं, हजारों में शेयर होल्डर होते हैं, 1000 में होते हैं, 100 में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में जो भी है। अब यदि आपके पास थोड़े थोड़े शेयर सबके पास है, किसी के पास 4,000 का चेक पहुंचेगा, किसी के पास 10,000 का, किसी के पास 8,000 का चेक पहुंचेगा डिविडेंड का, पर आप मिलकर डिसाइड करते हो हमें ये डिविडेंड नहीं चाहिए, आप ये प्रॉफिट कंपनी में रहने दो और कंपनी में रहकर इससे कंपनी के बिजनेस में लगा दो, इससे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, अगले साल प्रॉफिट बढ़ेंगे, और जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी की एसेट बढ़ेगी तो और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हमारे शेयर्स के मार्केट रेट भी बढ़ेंगे, और यदि शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो फायदा तो हमें ही है। यदि हम शेयर बेचेंगे तो हमें बढ़े हुए रेट पर शेयर बेचेंगे तो हमें ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो आप चाहते हो डिविडेंड या कंपनी की ग्रोथ, ये डिपेंड करता है। और ये भी है, यदि हाँ कंपनी में ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, कंपनी में बिजनेस में आगे लगाने पैसा लगाने का कोई स्कोप नहीं है, आगे बिजनेस में पैसा लगाना बेकार है, कंपनी वैसी आगे बिजनेस में पैसा लगाएगी तो भी कोई नए रिजल्ट निकलने वाले नहीं, तो ठीक है आपका प्रॉफिट आप तक पहुंचा दूंगा बाय वे ऑफ डिविडेंड। लेकिन यदि कंपनी में स्कोप है ग्रोथ का, फर्दर इन्वेस्टमेंट का, फर्दर कैपिटल एम्प्लॉय करने का स्कोप है, तो आप क्या चाहोगे कि वो प्रॉफिट बिजनेस में रहे। अब वो प्रॉफिट जो आप बिजनेस में रखना चाहते हो वो सिर्फ अभी या फॉर एवर के लिए। एक बार आपने सोच लिया कि ये प्रॉफिट बिजनेस में लगा दो, हमें तो अब ये कंपनी जब तक है जब तक ये प्रॉफिट हमें चाहिए ही नहीं, ये प्रॉफिट हमें चाहिए ही नहीं, ये प्रॉफिट हमें मत दो। तो देखिए बेटा, मैं उसके लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बैलेंस शीट बनाकर एग्जांपल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि आप प्रॉफिट ये बोल दो कि ये प्रॉफिट तो आप कंपनी में लगा दो परमानेंटली, और ये हमें तो चाहिए ही नहीं, तब तक जब तक कि कंपनी माइंड कंपनी हो तब तक हम ये प्रॉफिट आपसे वापस नहीं मांगेंगे, ऐसा इंतजाम कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? क्या आप प्रॉफिट जल्दी घर चाहोगे? बेटा ये डिपेंड करता है आपकी, यदि आप चाहते हो बेटा व्यक्ति कंपनी आप ही की तो है, आप यदि उसमें से पैसा लगा दोगे परमानेंटली तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, मार्केट रेट बढ़ेंगे, अल्टीमेटली पैसा कंपनी में लगा है, आपके घर आ जाता तो क्या कर लेते आप? खर्च कर देते। आप कोई इस पर कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते 4,000 रुपए का, वही 4,000 कंपनी में लगा हुआ है तो 4,000 का डबल हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा किसी दिन। तो आप भी चाहोगे कि भाई पैसा कंपनी में लगा रहे, अच्छा है, क्या करेंगे घर पर डिविडेंड ला करके। तो उस केस में एक तरीका है तो देखिए क्या होगा बेटा, देखो मैं आपके सामने बना रहा हूं किस तरह से क्या होता है। देखो अभी एक मिनट बेटा, आप है ना नोट मत करना, मैं बहुत रफली बता रहा हूं, फिर मैं इसको ये है बैलेंस शीट नंबर 1, नोट मत करना प्लीज, समझने में ध्यान दो, मत करो जल्दबाजी में, आपको नोट करके बताऊंगा ना, मैं रफली बता रहा हूं। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ये कंपनी का पीएनएल है, 1 लाख यहाँ क्रेडिट और बैंक में 1 लाख डेबिट। जब प्रॉफिट होगा तो डबल इफेक्ट होंगे, बैंक में डेबिट, पीएल में क्रेडिट। अब कंपनी ने, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट से हम खरीद लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख की खरीदी, लैंड बिल्डिंग खरीदी, जिससे वो बिजनेस करेंगे। मतलब ये इससे इनका किराया बेचना बंद हो जाएगा, किराया लगना बंद हो जाएगा, लैंड बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की। तो अब बताओ क्या चाहते हैं डायरेक्टर यहाँ पर कि प्रॉफिट बिजनेस में टेम्परेरी रखा जाए या लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए? लैंड बिल्डिंग में लगा दिया तो ये इन्वेस्टमेंट परमानेंट हो गया, टेम्परेरी। अब ये प्रॉफिट एज पर लॉ तो अभी डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जो प्रॉफिट पीएल में होता है वो फ्री रिजर्व होता है, इससे डिविडेंड बांट सकती है कंपनी, चाहे तो लैंड बिल्डिंग बेचकर भी डिविडेंड बांट सकती है, वो तो माना, लेकिन प्रैक्टिकली क्या लैंड बिल्डिंग बेचकर डिविडेंड बांटेगी?
क्या लैंड और बिल्डिंग बेचकर इन्हीं बिजनेस खत्म करके डिविडेंड बांटना लॉजिकल होगा? कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के बिजनेस के लिए जो पैसा बिजनेस में लगा दिया गया उसको बिजनेस से निकालना आसान नहीं होता। एक बार पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है तो वहां से निकालना मतलब बिजनेस को तहस नहस करना होता है। तो आपने मनी कहाँ लगा दी? बिजनेस में, लॉन्ग टर्म में लगा दी। तो अब आप ये मनी अब क्या होना चाहिए बेटा, ध्यान दो। अब यदि ये प्रॉफिट रहा पीने में रखा रहा तो ऐसा लगेगा कि डिविडेंड के लिए 1 लाख अवेलेबल है, डिविडेंड के लिए 1 लाख अवेलेबल है, जबकि प्रैक्टिकली डिविडेंड के लिए 1 लाख अवेलेबल नहीं है। लीगली 1 लाख डिविडेंड के लिए अवेलेबल है क्योंकि ये पीने में पड़ा हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट को लैंड बिल्डिंग में लगाना क्या कानूनन एज पर लॉ जरूरी है? क्या कंपनी कहता है कि नहीं प्रॉफिट को आपको बिजनेस में लगाना ही पड़ेगा, प्रॉफिट को बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कहीं लीगल रिक्वायरमेंट है? नहीं है। प्रॉफिट शेयर होल्डर का है, वो घर ले जा सकते थे, नहीं लेके डायरेक्टर ने लैंड बिल्डिंग खरीद ली, बिजनेस में लगा दिया परमानेंटली। तो अब प्रैक्टिकली ये प्रॉफिट बिजनेस से विड्रॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे बता देना, कल तक तो मैं शायद आगे बढ़ूं। फेस टू फेस वाले बच्चे तो जवाब अब देना नहीं चाहते, ऑनलाइन भी देख लूं क्या? आगे वाले बच्चे बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे, तो मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूं। क्या होना चाहिए? डिविडेंड के लिए प्रॉफिट प्रैक्टिकली अवेलेबल है कि नहीं? नहीं। तो फिर ये प्रॉफिट शेयर को अब वापस कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी, बाइंडिंग तब तो लैंड बिल्डिंग बिकेगी ना, तब तो लैंड बिल्डिंग बिकेगी, ये मनी वापस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, तब तो उनको उनका प्रॉफिट दे पाएंगे ना अपन, तब दे देंगे उनका प्रॉफिट उनको वापस, क्योंकि तब तो लैंड बिल्डिंग बिक जाएगी। इज इट ओके? तो अब ये प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिकली लीगली तो अभी भी अवेलेबल है, तो इसका ऐसा इंतजाम करो, ऐसा इंतजाम कर दो कि ये दिखाई देने लगे कि नहीं ये डिविडेंड के लिए अब अवेलेबल नहीं है, ऐसा अरेंज हो जाए। तो बेटा क्या कर सकते हैं, कंपनी मान लो आप शेयर होल्डर हैं, आपका पॉइंट मैंने लैंड बिल्डिंग लगा दिया, ये प्रॉफिट है, मैं इस प्रॉफिट के बदले आपको दे देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स। ये प्रॉफिट आप ही का था, ये प्रॉफिट के बदले में इन लिeu ऑफ प्रॉफिट मैं आपको दे दूं शेयर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे मैं आपको शेयर फ्री में कभी नहीं देता, जब भी मैं आपको शेयर इश्यू करता हूं, आप भले मेरे पुराने शेयर होल्डर होंगे, पर जब भी मैं फर्दर इश्यू करूंगा तो मैं आपसे मनी लूंगा, शेयर दूंगा, मनी लूंगा, शेयर दूंगा, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन मैं यहां आपको फ्री में शेयर देने के लिए रेडी हूं। भाई प्रॉफिट आप ही का है, आप ही के प्रॉफिट से मैं आपको यदि शेयर्स दे दूं तो ये मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, फ्रॉम द डायरेक्टर साइड बोल रहा हूं, कंपनी की तरफ से बोल रहा हूं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपके प्रॉफिट से मैंने आपको दिया है डिविडेंड की बजाय शेयर्स। आपका प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में देने की बजाय शेयर्स के फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया, तो ये क्या हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनके प्रॉफिट में से शेयर्स इश्यू कर रहा हूं और विदाउट एनी कंसिडरेशन ऐसा कर रहा हूं, तो ये कहा जाएगा, तो मैंने आपको शेयर्स दिए, इस इश्यू को कहा जाएगा बोनस इश्यू, फ्री में दे रहा हूं ना, तो बोनस इश्यू हो गया। तो बेटा मैं क्या करूं, पीएनएल को डेबिट करूं और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दूं। मैंने एंट्री क्या कर दी, पीएनएल डेबिट। वैसे मैं एंट्री क्या करता था, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्दर इश्यू होता था, पर यहां मैंने बगैर आपसे लिए इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। कहां से, किसके बदले में, प्रॉफिट के बदले में आपको शेयर दिए। तो एंट्री क्या कर दी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने प्रॉफिट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट को मैंने कैपिटलाइज कर दिया, प्रॉफिट को मैंने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कहा जाएगा इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इसका एक नाम और है कैपिटलाइजेशन, इट्स मे बी कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। मैंने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो शॉर्ट में क्या कहेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो बोनस इश्यू का दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। मैं ये भी लिखाऊंगा। तो ये अब देखो, अब आपकी बैलेंस शीट देखो कैसी बन गई, ये बैलेंस शीट कैसी बन गई, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और इधर अब देखो लैंड बिल्डिंग की मनी कम बिकेगी, इससे मनी कम मिलेगी कंपनी वाइंडिंग अप पर, और ये शेयर को उसका पैसा भी कम मिलेगा। अब ये मनी शेयर कैपिटल में चली गई, ये परमानेंट हो गई कि नहीं हो गई, ये मनी शेयर को कम मिलेगी जब कंपनी वाइंडिंग अप, तो उसके पहले क्या डिविडेंड बांटना इसमें अलाउड होगा, तो बस वही इंतजाम कर दिया। तो हमने प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करके प्रॉफिट को हमेशा हमेशा के लिए कंपनी से जाने से रोक लिया। अब ये प्रॉफिट कंपनी की पॉकेट से तभी बाहर जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप
में जाएगी तभी ये प्रॉफिट शेयर को वापस मिलेगा। तो मैंने प्रॉफिट को परमानेंटली कमी में रोकने के लिए क्या कर दिया, उस प्रॉफिट से बोनस शेयर इश्यू कर दिए, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने पीएनएल को डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। क्या समझ में आया? तो ये है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। एक मिनट, केस भी तो कम हो जाएगी ड्यू टू लैंड, तभी तो मैंने लिखा है कि लैंड बिल्डिंग खरीद रहे तो केस कम ही ना, वही प्रॉफिट तो लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट हुआ है। रिटेन भी तो कर सकते हैं, रिटेन रहेगा तो यदि पीएल में रहेगा तो वो ऐसा लगेगा कि डिविडेंड के लिए वो प्रॉफिट अवेलेबल है और उससे डिविडेंड बढ़ने के चांसेस रहेंगे, जबकि ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं रहे, इसलिए इसको रिटेन प्रॉफिट में रखना खतरनाक होगा। पीएल मतलब रिटेन प्रॉफिट ही होता है, तो पीएल में बनाए रखने का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। पीएल में रखे रहेंगे तो क्या दिखाई देगा कि वो फ्री है डिविडेंड के लिए, ये आपने ध्यान नहीं दिया बेटा। जब डिविडेंड के लिए वो फ्री प्रैक्टिकली नहीं रहा, ये बात आप ध्यान से सुनो, जब वो प्रैक्टिकली डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं रहा तो वो फ्री नहीं रहा डिविडेंड के लिए प्रैक्टिकली, तो उसको क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट किया जाए। रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट कैसे करें, उसके बदले बोनस इशू कर दें। इज इट क्लियर? तो अब एक तो ये है जिसको मैं आपको सिस्टमेटिक वे में लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, मैं इसको लिखवा दूंगा सिस्टमेटिक वे में, ये पॉइंट। अच्छा एक और बैंक डेबिट 1 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। अब ये एंट्री हुई बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कब, जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए। अब ये मनी लगा दी गई लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू बैंक। अब ये मनी बैंक में नहीं रही बल्कि कहां लग गई, अब लैंड बिल्डिंग में। तो ये लैंड बिल्डिंग के लिए फंड किसने प्रोवाइड किया, प्रेफरेंस शेयर ने ये फंड प्रोवाइड किया रुपीज 1 लाख का। ठीक है, क्या ये पहली बार देख रहे हैं बैलेंस शीट? देखिए ऐसी बैलेंस शीट पहले भी, कब देखी थी ये बैलेंस शीट ऐसी? ये बैलेंस शीट मैंने कब बना के बताई थी? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की शुरुआत में बैलेंस शीट बनी हुई है, आप अपनी कॉपी उठा के देखना, ये बैलेंस शीट बनी हुई है। अब कंपनी में प्रॉफिट होना शुरू हुआ, पीएनएल 20,000, बैंक भी 20,000। उसके बाद फिर से प्रॉफिट हुआ, अगले साल 20, फिर से 20। ऐसा करते करते कुछ सालों में क्या हो गया, बैंक में कितना आ गया, 1 लाख, और पीएल में भी कितना आ गया, 1 लाख। अब क्या हम, और ये 4-5 साल गुजर गए। अच्छा बताइए, इस प्रेफरेंस शेयर के बिल को क्या हम प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हैं? क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है रिडम्पशन के लिए? हमने ये प्रॉफिट जो पीएल में क्रेडिट पड़ा है और फिजिकली यहां रखा है, इससे हम रिडम्पशन कर सकते हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन है तो बड़ा जल्दी से पूछो और स्पष्ट रूप से पूछो, नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या बोलना चाहती हो बेटा? डिविडेंड तो देते रहेंगे तभी तो बचा है पीएल। ये पीएल में जो 1 लाख बचा है वो कौन सा, पिछले 4-5 सालों से जो डिविडेंड दे दिया होगा, सैलरी बांट दी होगी, रेंट दे दिया होगा, डेप्रिसिएशन घटा दिया होगा बेटर करके, उसके बाद ही तो पीएल में 1 लाख बचा हुआ है। ये पीएल कौन सा बचा हुआ है, सबको देने के बाद तो डिविडेंड तो देते रहेंगे ना हर साल, तो 1 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम इस 1 लाख के प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं क्या? हमने इससे इसको पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर के बिल को रिडीम कर दिया आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। अब बताओ ये प्रॉफिट जिससे हमने रिडम्पशन किया है, पिछला चैप्टर हमने पढ़ा ही, जैसे भी शायद भूल गए होंगे, रिडम्पशन में इसको कहां भेज दूं, सीआर में डाल दिया 1 लाख, क्योंकि इस प्रॉफिट को हम कहां लगा चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में। तो ये प्रॉफिट अब डिविडेंड के लिए अवेलेबल। बताओ पीएनएल से सीआर में डालने से अब डिविडेंड बढ़ने से रह जाएगा या डिविडेंड बढ़ सकता है इससे? सीआरआर से डिविडेंड बांटना कतई अलाउड नहीं है। तो हमने प्रॉफिट को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने पीएनएल को डाल दिया सीआरआर में।
तो ये रिजर्व फ्री रह गया या रिस्ट्रिक्टेड हो गया? क्योंकि अभी प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि लैंड बिल्डिंग में लग चुका, तो हम इसको अब प्रैक्टिकली डिविडेंड नहीं बांट सकते, इसलिए हमने डाल दिया उसको सीआरआर जैसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में। अब क्योंकि प्रॉफिट लैंड बिल्डिंग में लग चुका है, इसलिए प्रॉफिट डिविडेंड के लिए प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमने इस फ्री रिजर्व को डाल दिया है रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में, सीआरआर में। और पक्का इंतजाम कर दो कि ये प्रॉफिट जब तक कंपनी है तब तक कंपनी से बाहर न जा पाए, ऐसा इंतजाम और कर दो। तो इस सीआरआर से क्या इशू कर दो? सीआरआर डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो सीआरआर से क्या इशू कर दिया? बोनस शेयर। तो सीआरआर से भी फुली पेड अप। सीआरआर का फर्स्ट एंड लास्ट यूज में क्या लिखाया था? कंपनी सीआरआर से क्या कर सकती है? एकमात्र यूज है उसका, सिंगल यूज है उसका, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है इस सीआरआर से। इसीलिए रिजर्वेशन वाले प्रेफरेंस शेयर में हमेशा वो बोनस का क्वेश्चन भी डाल देते हैं, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। तो हमने इस सीआरआर को डिवाइड कर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने सीआरआर से बोनस शेयर इशू कर दिए। अल्टीमेटली ये अब पैसा कब तक, ये पैसा कंपनी को रियलाइज कब होगा? बाइंडिंग अप पे। तो ये कैपिटल भी उनको कब मिलेगी? तब बाइंडिंग अप पे दे देंगे उनको उनकी कैपिटल। तो सीआरआर से भी बोनस शेयर इशू हो सकता है, होता है। समझ में आया आपको? तो मैंने आपको बोनस शेयर बता दिया फ्रीजर से भी, और बोनस इशू बता दिया सीआरआर से भी। वो हम पढ़ेंगे ना बेटा, अभी हमारा तो चैप्टर कहाँ स्टार्ट हुआ? अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं चैप्टर में क्या बता रहा हूँ, बोनस इशू होता क्या है, कैसे होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो तो हम पढ़ेंगे ना। हाँ बेटा, ऊपर वाले बच्चों पर भी ध्यान दूंगे, पर ठीक है ना बेटा, हम बारी बारी से, वैसे हम कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं बेटा, कुछ करते हैं। देखिए अभी क्या है, इंदौर में कोविड की सिचुएशन बड़ी बुरी है। जब हमने स्टार्ट किया था तब केसेस जो 50 पर डे थे वो पहुंच गए 250 पर डे पहुंच गए, 260 पर डे पहुंच गए। और ऐसे में एक साथ इतने सारे बच्चों को बैठाना हमारे लिए रिस्की है, आपके लिए भी रिस्की है। तो और मास्क बच्चे सारे लगाते नहीं है। सारे बच्चे बराबर मास्क लगा के बैठे तो दिक्कत ही नहीं होती, पर सारे बच्चे मास्क उतार कर बैठते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। और कितना भी समझा लो बच्चे नहीं मानते हैं, और बेटा कुछ भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत तो हमें होगी। तो कुछ करते हैं, जल्दी ही अरेंजमेंट करते हैं कुछ। अभी 2-4-5 दिन तो वेट करो, 2-4 दिन में हम कुछ सोचते हैं कि या तो आपकी क्लास ही अलग अलग कर देंगे, अलग अलग पढ़ा देंगे। हमें क्या, हमें तो 1 घंटा और पढ़ाना है, तो मेहनत कर लेंगे बेटा, हम 1 घंटा अलग से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये रिकॉर्डिंग दिखाने की बजाय हम अलग से पढ़ा लेंगे। बस 2-3 दिन तो वेट करो बेटा, हमें उसके लिए टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो 2-3 दिन ही आपको ये करना है, उसके बाद तो हम अलग से भी पढ़ा देंगे आपको। और मैं टीचर को सजेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो पॉसिबल है कि नहीं। जैसे अभी क्या होता है, अब शायद उसके लिए कितने बच्चे डिजर्विंग है प्लस कितने उसमें इंटरेस्टेड है, कि एक तो होता है कि क्वेश्चन सारे करवाने पड़ते हैं मुझे, और एक होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आपने डिस्कस कर लिया ना, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, आप बोले सर हम कर लेंगे ना, अब बता दो दिया आपने, अब करना ही तो है सर, हम तो कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे बच्चों की क्यों ना बेच अलग कर दूं, जब 2 बेच करनी ही है आप लोगों की तो उनको अलग कर दूं। पर उसमें कितने बच्चे होंगे, यदि उसमें 12 बच्चे निकले तो फिर कैसे करेंगे हम, फिर नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे पास 100 बच्चे ऐसे हो जाए, 100 स्टूडेंट, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तो हम ऐसी बैच करेंगे जिसमें क्वेश्चन डिस्कस करके छोड़ देंगे। मतलब एक आध क्वेश्चन करवाएंगे, 10 में से आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, 3 करवा दिए, बाकी उनको डिस्कस करके छोड़ दिए। जो बच्चों की खुद की डिमांड होती है सर हम कर लेंगे, उन बच्चों को आप खुद जानते हैं कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हम कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर अपने आप सेपरेशन हो जाएगा, बेच स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, और फिर दोनों बेचेस तो हमको अल्टीमेटली करना ही है। तो बस 2-3 दिन का ही हम आपसे टाइम ले रहे हैं, 2-3 दिन ही हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। टाइम दीजिए बेटा हमें, है ना? ठीक है, टाइम क्या अपना 10:45 है ना? हाँ बस हो गया। तो बेटा हमारा चैप्टर ये हम अभी तो हमने सिर्फ देखा है बोनस जो होता है, इसको लिखवाना अभी बचा है। ये स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊं ना इसको मैं, कि बोनस जो क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ में आया आपको? पर ये मैं लिखवाऊंगी आपको फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि वो
फ्रीजर था, उससे बिल्डिंग खरीद ली, ऐसा लिखवा दूं? मैं कल लिखवा दूंगा उसको, तो आपको मैंने समझा दिया, कल लिखवा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, आपका लंच ब्रेक कितनी बजे? तो लंच ब्रेक के बाद की शायद चेंज होएगा ना, आप लोग ऊपर चले जाओगे, वो लोग नीचे आएंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, लंच ब्रेक के बाद शायद हम ऐसा करेंगे कि रिवर्स कर देंगे। लंच ब्रेक के बाद बॉयज नीचे आ जाएंगे और आप ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और क्लास बराबर सैनिटाइज हो जाएगी। ध्यान रखिए, क्लास तो हम आपको ध्यान होगा लंच ब्रेक में सैनिटाइज करते ही हैं। वो केमिकल से सैनिटाइज करते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में यूज होता है फॉर सैनिटाइजेशन। हमने वो केमिकल यूज करना स्टार्ट किया है फ्रॉम द यस्टरडे। तो उस केमिकल से जैसे ही आपकी ब्रेक होगी, ये पूरी क्लास सैनिटाइज हो जाएगी, ये भी और वो भी। तो फिर आप ऊपर चले जाएंगे और वो लोग नीचे आ जाएंगे। हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं अभी कुछ दिनों के लिए। तो ठीक है बेटा, थैंक यू।